I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the unit cells, lattice point, some important terms in cubic unit cells, as well as important numericals. So guys, today I discuss about the types of unit cell, in which I discuss in detail simple cubic unit cell. So guys, let's start the topic now. सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा बेटे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होती है यूनिट सेल की वो होती है SCC। इसका नाम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है गाइस, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, इसको हम लोग बेटा प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला जो आप इसका पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। आप लोग जानते हैं लैटिस पॉइंट किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं, जहाँ पर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज करते हैं किसी भी यूनिट सेल में, उस पोजीशन को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और SCC में जो लैटिस पॉइंट होती है वो होती है कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्या होती है बेटा, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो बेटे इसमें जो सारे एटम जो बैठे होंगे या उनका लैटिस पॉइंट होगा वो कॉर्नर होगा, है ना। तो इसमें केवल जो एटम बैठे होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे, इसीलिए इसको प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं। और एक्चुअली में जो जेड होता है, जेड को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, और आयंस भी हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल। ठीक है गाइस, तो आप बताइए आपकी एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो उसको आप किस तरह से निकालोगे, जेड से। तो जेड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एटम कहाँ प्रेजेंट है यूनिट सेल में, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो टोटल यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट है वो केवल कॉर्नर प्रेजेंट है। तो एक यूनिट सेल, एक जो क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, इनटू उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम कितने होंगे बेटे, ओनली 1 एटम्स होंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, इस तरह से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो SCC के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि जेड क्या है बेटा, नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम इन वन यूनिट सेल। ठीक है, साथ ही साथ आप नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा आपका टचिंग कंडीशन। क्या आता है बेटा, टचिंग कंडीशन। अगर टचिंग कंडीशन की अपन लोग बात करें तो टचिंग कंडीशन का मतलब होगा बेटे कौन कौन से आइटम किसको टच कर रहे हैं। तो आप एक यहाँ पर क्यूब बना लीजिए, जो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ एक क्यूब है ना। क्यूब का ये कॉर्नर्स है, तो कॉर्नर्स पे आइटम बैठे होंगे तो इस तरह से अरेंज होंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हो बेटा, टच कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटे, टच कर रहे होंगे। तो जो इनकी टचिंग कंडीशन होगी तो वो एज लेंथ के बराबर होगी। तो इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r। तो आप टचिंग कंडीशन बोल सकते हो जो एज लेंथ होगी वो 2r के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। दैट्स द टचिंग कंडीशन फॉर HCC, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट आइटम। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज नंबर ऑफ नियरेस्ट आइटम, नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम। ठीक है गाइस, है ना। तो इसी को हम लोग बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आप बताइए SCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप सोचिए जो एक कॉर्नर है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक कॉर्नर है तो वो कितने एटम को टच कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा क्यूब बनाता हूँ, उसको मैं छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक बड़ा क्यूब मैंने बना दिया, इसको मैं छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो गए, है ना, ये छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड हो गए। अब देखिए, अगर ये कॉर्नर में एटम बैठा है, कहाँ बैठा है, इस कॉर्नर पे अगर एटम है तो किस किस कॉर्नर के एटम को टच कर रहा होगा। इस कॉर्नर पे बैठा है एटम, तो इस कॉर्नर को भी टच कर रहा होगा, इस कॉर्नर को भी टच कर रहा होगा। देखो ये जो लाइन गई है ना, तो अगर इस कॉर्नर पे है, ये बीच वाली है बेटे, ये बीच में है, ये सामने कोई नहीं है। ठीक है, तो इस कॉर्नर को, ये इस कॉर्नर को भी टच करेगा, इस कॉर्नर को भी टच करेगा, और साथ ही साथ ये ऊपर जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को भी टच करेगा। 3 आपको दिख गए, है ना। अब देखिए चौथा, देखिए कौन सा होगा, ये जो आगे की तरफ निकल के आ रहा होगा इस तरह से, ये कॉर्नर को भी टच करेगा और इस कॉर्नर को भी टच करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस, अगर इसको टच कर रहा है तो इस कॉर्नर को भी तो ये टच करेगा। तो टोटल कितने, ये जो कॉर्नर है वो एक कॉर्नर कितने कॉर्नर के आइटम को टच कर सकता है, 6। कितने, 6। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCC इज़ 6। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिखाएंगे कैसे, मैं आपको पूरा विजुलाइज करने की पूरी कोशिश करता हूँ, समझिएगा बच्चे। सपोज़ करिए आपके घर में जो दीवार है, मतलब जो कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे में एक कॉर्नर को आप इमेजिन कर लीजिए, उस कॉर्नर को देखिए और उसके जस्ट बगल वाले वो 3 कॉर्नर तो आपको दिख रहे होंगे जिससे वो टच कर सकता है। अगर आपने एक कॉर्नर देख रहे होगे, दीवार जहाँ पर 2 दीवारें मिलती हैं और जहाँ छत मिलती है, अगर आप उस कॉर्नर को देख रहे हो तो वो 3 कॉर्नर को टच कर सकता है। एक नीचे वाली जो ज़मीन वाले में है, वो वहाँ पर जहाँ 2 दीवार और ज़मीन जो मिलती है वो वाले कॉर्नर को टच कर रहा होगा, और 2 साइड वाले कॉर्नर, ये 3 दिखे। अब जो ज़मीन वाला है वो ऊपर छत वाले में भी तो टच करेगा, और जो इधर वाली दीवार वाला लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो राइट हैंड साइड वाले में भी तो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले में भी जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन करिए इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिन करना बहुत सिंपल होता है, बट आपको इमेजिन करना आना चाहिए बेटे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं एक इस पर एक बोर्ड पे मेरी क्लास हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, मैं वहाँ पर बहुत आपको विजुलाइज करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो आएगी बेटा डेंसिटी। तो आप बताइए डेंसिटी इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको किसका चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेटा ए क्यूब। कितना होता है, ए क्यूब। और आपको डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। तो फिर पहले तो आपको जेड चाहिए, साथ में उसका मास चाहिए। तो मास ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी डेंसिटी निकल आएगी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्लियर हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब बाई Na। तो ए क्यूब क्या है बेटा, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। क्यूब वॉल्यूम कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और एज जो होती हैं, सारी एजेस जो होती हैं वो बराबर होती हैं क्यूब में। ठीक है, इसलिए ए क्यूब हो जाता है वॉल्यूम। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो डेंसिटी कितनी होगी, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। अगर मास अगर आपको दिया हो तो आप आसानी से डेंसिटी निकाल सकते हो, एज लेंथ दिया हो तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे, आपने डेंसिटी निकाल ली बेटे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब बात करते हैं पैकिंग इफिशियंसी की। किसकी बात करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी की। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फोल्ड कर देता हूँ, यहाँ हेडिंग डालता हूँ। 5 जो पॉइंट आएगा मेरा, क्या आएगा, पैकिंग इफिशियंसी, है ना। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी की अगर बात करें तो ये क्या होती है बेटा, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब occupies by atoms, molecule और आयंस। ठीक है गाइज, तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ठीक है,
तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपने कभी लड्डू का डब्बा देखा, उसमें लड्डू अगर रखे होंगे तो आपने देखा होगा अगर मैं सारे लड्डू भर दूँ अच्छे से तब भी वहाँ पर कुछ प्लेस जो रहेंगे वो खाली रह जाते हैं, क्योंकि एटम भी स्फेरिकल होते हैं। तो आप उसको जितना भी क्लोजली फिल अप कर लीजिए उसमें कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रह ही जाता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि डब्बे का वॉल्यूम क्या है, यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या है। साथ ही साथ आपको लड्डू का है ना वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, जो आपने आइटम ले रखा उसका वॉल्यूम क्या है। उसको आप लेके आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को सॉल्व करते हैं। आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको टर्न कर रहा हूँ। अच्छा, हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ आइटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ आइटम क्या होगा बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ आइटम निकालने के लिए पहले अपन को क्या चाहिए, जेड, कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, जेड इंटू स्फीयर का जो वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम आपने पढ़ा है ए क्यूब होता है इंटू 100, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए एससीसी के लिए जेड की वैल्यू तो 1 होती है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, इंटू 100। अब बताइए, आपने पढ़ा था कि A इज़ इक्वल टू होता है 2R, तो आप A की जगह 2R रख सकते हो, है ना। एज लेंथ है जो 2R के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हो 2R का क्यूब। तो आप देखिए यहाँ से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब होगा 8 इंटू आर क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा π/6 इंटू 100, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी निकल आई बेटा। इस फॉर्म में भी पैकिंग एफिशिएंसी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 3.14/6 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे, अरे इसको इस तरह से कर लो, 340/6, तो ये जाएगा 52 पॉइंट के आसपास, है ना। 52% क्या है बेटा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो बताइए इसमें एम्प्टी स्पेस, है ना, एम्प्टी स्पेस जो होगा, एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस होगा बेटा 48%, क्योंकि 100% का तो पूरा वही है ना। तो 48% का एम्प्टी स्पेस होता है एससीसी में, और साथ ही साथ जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52% होती है। तो गाइस इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने एससीसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीसीसी के बारे में बात करूँगा। सो गाइस आप लोगों को बस ये याद रखना है कि किस तरह से सारी चीज़ों को मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।